गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट एसएसटी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र लेसन 3 पार्ट 1 निर्धनता एक चुनौती। यानी कहने का भाव यह है कि जो निर्धन व्यक्ति है यानी जो अपनी जीविका यानी अपने परिवार का लालन पोषण नहीं कर पाता उस व्यक्ति को हम कहेंगे निर्धन व्यक्ति। यानी यह एक चुनौती है। यानी हम कितनी भी कोशिश अभी तक कर रहे हैं उन लोगों को जिनकी आय प्रति वर्ष से कम है, प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, उन सभी को हम लेवल में यानी बराबरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हर तरह से छूट भी दी जा रही है, उनको रोजगार भी मुहैया कराए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं। उसका क्या कारण है उन सभी का आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें भी हमारे अंतर्राज्यीय असमानताएं, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य व अन्य कई ऐसे तथ्य हैं जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है निर्धनता इकोनॉमिक्स। निर्धनता से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है और हमें उसे किस वे में यूज करते हैं। अर्थशास्त्र हमारी जो रोजगार यानी कमाने का ढंग होता है, जो भी हमारी इनकम का स्रोत होता है, वो हमारे आर्थिक रोजगार होता है। यानी अपनी इनकम को, अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आती है निर्धनता, एक ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है, उसे हम निर्धनता या निर्धन व्यक्ति कहेंगे। कहने का भाव यही है कि जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए उस व्यक्ति को हम निर्धन व्यक्ति कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। यदि व्यक्ति उन्हीं को अवेलेबल यानी अपने उपयोग में लाने के लिए असमर्थ है तो वह व्यक्ति निर्धन है। निर्धनता रेखा, निर्धनता आपको समझ में आ गई होगी कि मनुष्य जब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति निर्धन है। अब आती है निर्धनता रेखा, एक ऐसी निर्धारित आय रेखा जो न्यूनतम मासिक आय वाले व्यक्तियों की पहचान करवाती है। यानी निर्धनता रेखा वह रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके द्वारा हमें उस व्यक्ति के बारे में पता चल सकता है कि कौन व्यक्ति निर्धन है। यानी कहने का भाव यह है जिसकी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती रोटी, कपड़े और मकान की, तो वह व्यक्ति इस रेखा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका निर्धनता रेखा के मापक। मापक का मतलब होता है कि हम किन माध्यम से उन व्यक्तियों को माप सकते हैं, उनकी संख्या माप सकते हैं जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे है। यानी कहने का भाव यह है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। तो सन 2000 में निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 328 रुपये मासिक आय और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 454 रुपये मासिक आय किया गया था। हालांकि वर्तमान में इन आंकड़ों का में बहुत परिवर्तन आ चुका है। यानी जो हम पीछे वर्षों को देखते हैं 2000 या 2001 में, तो उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें एक व्यक्ति की मासिक आय 324 रुपये यानी एक दिन के हिसाब से उसके 324 रुपये होते थे प्रतिदिन, ठीक है। और जो शहरों में थी वो थी 454 रुपये। लेकिन वर्तमान में उसका आंकड़ा बदल दिया गया है, तो उस आंकड़े के अनुसार भी हम निर्धनता को दूर नहीं कर पा रहे हैं। मापक यानी उनको मापक करके ही हम उनको पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी के लगभग भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी
यह भी हम मापक के द्वारा निर्धनता रेखा के मापक में के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद है हमारा भारत में निर्धनता का परिदृश्य। भारत परिदृश्य का अर्थ होता है बाहरी रूप से देखना, यानी अगर हम देखें बस्तियों के आधार पर या उनके रहन सहन के आधार पर या उनकी शिक्षा के आधार पर, भोजन के आधार पर, आवास के आधार पर, तो उनको हम बाहरी रूप से देखकर उनका अनुमान लगा सकते हैं। परिदृश्य यानी बाहरी रूप से देखकर उनको पृथक कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति निर्धन है और कौन व्यक्ति निर्धन नहीं है। तो सन 1973 में कुल जनसंख्या का 55% निर्धनता रेखा से नीचे था, जो 1993 में घटकर 36% और 2000 में घटकर 26% रह गया। यानी जैसे जैसे वर्षों में बढ़ोतरी होती गई वैसे वैसे निर्धनता में कमी होती गई। आरंभ में अगर हमने देखा हो तो निर्धन व्यक्तियों की संख्या अधिक थी, जबकि अब जब से ये निर्धनता रेखा या निर्धनता मापक के द्वारा उनको हर वस्तु मुहैया कराई जाने लगे, उनको आरक्षण दिया जाने लग गया, तो उनमें थोड़ा बहुत सुधार आया है और आज के युग में कुछ ही प्रतिशत शेष बच गया है निर्धनता का। वह समय दूर नहीं जब निर्धनता हमारे देश से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसके बाद है हमारा सामाजिक और आर्थिक समूहों की निर्धनता। जैसा कि आप देखते हैं अलग अलग समूह में अलग अलग विविधता पाई जाती है और अलग अलग विविधता पाने के बावजूद कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर निर्धनता आज भी बरकरार है। वहाँ पे लोगों ने कोई तरक्की, कोई विकास नहीं किया है। सामाजिक का अर्थ होता है किसी समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना चिकित्सा की, ना यातायात की। वह लोग आज भी अपने ही बलबूते पे अपनी ही प्रजातियों के एक समूह के अकॉर्डिंग रह रहे हैं। आर्थिक समूहों की निर्धनता यानी कहने का भाव यह है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी कंदमूल, मांस, मच्छी या फिर आसपास के क्षेत्रों में जो उनके रोजगार प्राप्त होते हैं तो हो जाते हैं, वरना आज भी वह बिना रोजगार के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के 51% लोग, अनुसूचित जनजातियों के 43% लोग, भूमिहीन श्रमिकों में अनियमित मजदूर 50% लोग निर्धनता से नीचे रहते हैं। ये सभी वो समूह थे जो निर्धनता से नीचे हैं, यानी उनका सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता रेखा से नीचे है। इसके बाद अंतर्राज्यीय असमानताएं। अंतर्राज्यीय असमानताओं से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी क्षेत्र में विकास हुआ है, किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाए हैं, सामाजिक स्तर बढ़ा है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी निम्न है, कम है, वहाँ पर कोई प्रगति नहीं हो पाई है। तो अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो भिन्नता पाई जाती है विकास के क्षेत्र में या निर्धनता के क्षेत्र में, उसे हम अंतर्राज्यीय असमानताएं कहते हैं। जैसे कि ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश अधिक निर्धनता वाले राज्य हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर कम निर्धनता वाले राज्य हैं। यहाँ पर अलग अलग जातियों के क्रियाकलाप अलग हैं, उनके कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, रहने का ढंग अलग अलग है। तो ये विभिन्नताओं के कारण ही अंतर्राज्यीय विविधता है। कहीं पे अधिक निर्धनता दर पाई जाती है तो कहीं पर कम निर्धनता दर पाई जाती है। कहीं पे उनको वो सुविधाएं मुहैया हुई है जो सरकार के द्वारा दी जाती है और कहीं पर वो सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हुई है जो सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके बाद आता है आपका वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक का अर्थ हो गया जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती हैं जिसमें
सामान को लेना तथा बेचना होता है उसमें क्या असमानताएं हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चीन में निर्धनों की संख्या सन 1981 के 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ रह गई थी। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनों की संख्या सन 1981 में 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गई थी। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात पहले जैसा ही रहा। इसके बाद आता है आपका निर्धनता के कारण, यानी क्या कारण है कि लोग निर्धन हैं और उनके विकास में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले है लंबे काल तक गुलाम रहना, यानी ये लोग लंबे समय से गुलाम रहे, इनको जैसा कहा गया इन्होंने वैसा किया और बाद में इनको उस क्षेत्र से निकाल दिया गया, जिसके कारण ये लंबे समय से गुलाम बने रहे। इसके बाद है अधिक जनसंख्या, जो निर्धन व्यक्ति थे उनकी संख्या अधिक थी, तो इस वजह से वो निर्धनता रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए। बेरोजगारी, लोग इतने शिक्षित नहीं थे तो उन्हें बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण ये लोग निर्धनता रेखा से नीचे ही रहे। अशिक्षा, संसाधनों का असमान वितरण, जैसा कि आप सभी जानते हैं जहाँ पर संसाधन अधिक होंगे वहाँ पर निर्धन लोगों की संख्या भी कम होगी। इसके बाद है निर्धनता निरोधी उपाय। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, यानी ये सभी योजनाएं निर्धन व्यक्तियों को के उत्थान के लिए बनाई गई तथा सर्वव्यापी की जा रही हैं। वह दिन दूर नहीं जब लोग सभी बराबर होंगे, इक्वल होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें से कोई सा भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पाया हो तो आप मुझसे कॉल करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।